हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद जो अगला चैप्टर आता है यूनिट 3 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बाकी सब पोर्शन जो डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन और ब्रीफ हिस्ट्री और कुछ रूल्स जो आपने जो 11th क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे, डॉबरिनेट ट्रायड, न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव, ये सब अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अपन डायरेक्ट आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। आई थिंक आप सभी देख पा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल काफ़ी छोटी है, पर कलर से आपको आइडिया लग जाएगा। आप भी अपनी बुक खोल के रखें। Physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. This is the modern periodic law. On the basis of this law, this periodic table is compiled. All the elements of which is found in nature are compiled in this periodic table. जो old periodic table थी, which is called मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो उसका मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था वो था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी। क्लासिफिकेशन वो आप बुक में देख सकते दिया हुआ होगा। पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मासेस पे बेस्ड ना होते हुए एटॉमिक नंबर्स में है। वहाँ पर यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। तो इसके बाद नोमेनक्लेचर आता है एलिमेंट का। आपको ये देख चुके हैं आप, ये सिंपल सी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे किसी एलिमेंट का नंबर 101 है तो 1 के लिए उन है, 0 के लिए नील है, और फिर उन, और आखिरी में लास्ट में लगाना है ईएम। तो 101 का एलिमेंट जो कहलाएगा उन इलियम कहलाएगा, उन नील उनियम कहलाएगा। तो इस तरह से आप वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं इसमें। अब अपन आते हैं पीरियोडिक टेबल के इसके कॉन्फ़िगरेशन पर, आखिर इसकी अरेंजमेंट कैसी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट डिवाइडेड है वो 7 ग्रुप्स में डिवाइड है, और उस 7 ग्रुप्स में 18 पीरियड है। हर 7 ग्रुप 18 पीरियड तक जाता है। तो दी हॉरिजॉन्टल रोज are called groups and horizontal rows are called periods and vertical rows या vertical columns are called groups। तो इस तरीके से 18 तो ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स पूरी पीरियड टेबल। ये दो इसी के इनर पार्ट के पीरियड हैं। जब आप इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पीरियड टेबल के दोनों एलिमेंट यहाँ रखें तो कुछ नहीं होता, ये खाली ग्रुप आगे बढ़ जाते हैं। पर इस तरह से उन्होंने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के कारण इनको अलग ही हटा दिया गया है, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ दीज 2 ग्रुप्स। अब इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं एलिमेंट को। जैसे ये वाले जो येलो और पर्पल कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये दीज टू ग्रुप्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये एस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने एस सबशेल सुना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे पी में बोरॉन का है 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और नियॉन का है 2p6। इस तरह से 6 के 6, चूंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए पी में जो ग्रुप आते हैं वो 6 ग्रुप आते हैं। एस में मैक्सिमम 2 ही भरे सकते हैं, इसलिए एस में आते हैं जो 2 ग्रुप आते हैं। डी की बात करें तो डी में आप जानते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे सकते हैं, इसलिए डी में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगी वो 10 होंगी। D1 एक पहला इलेक्ट्रॉन, डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन, डी में, इस तरह से 10 तक आप भरे सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीच के, जो एस और पी के बीच के जो एलिमेंट है, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन भी बोलते हैं। ट्रांजिशन का सिंपली मतलब जनरल वे में बोलता है, हालांकि उसके पीछे टेक्निकल रीजन दूसरा है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लो व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल through these elements, that's why we transit from highly electropositive element to highly electronegative element through these d block element। that's why these are called transition element। और चूंकि ये जो लाइन दिख रही है आपको, इनको ये दो पीरियड आपको दिख रहे हैं अलग से, these are called f block elements। और ये f block elements इन्हीं d block के अंदर वाले एलिमेंट का पार्ट है। इनको बाहर लिया गया क्योंकि 57 से आप देख रहे हैं, 57 से 58, 59, 60, 70। अगर ये पीरियड टेबल स्लाइड होती है, अगर मैं इसको स्लाइड करता तो 57 के बाद ये 58 यहाँ पे आता और ये पूरा का पूरा 72 फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद यहाँ से स्टार्ट होता ये हाफ में और ये फिर आगे तक जाता। तो इसीलिए दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल एस पी डी एफ 4 ब्लॉकों में बटी हुई है एलिमेंट के हिसाब से। और जनरल नाम बता दूं आपको, जैसे येलो कलर के मेटल्स है दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, पर्पल कलर में है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये मैं आपको बोल चुका हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस फ्लोरीन की जो फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं इनको। और दीज आर जीरो ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस अपन जिसको बोलते हैं नोबल गैसेस जिनको बोलते हैं। हर एलिमेंट इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है। इनको अपन बोल ही चुके हैं, इनको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। 58 नंबर से लेके 71 तक के एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड 90 नंबर से 103 तक के एलिमेंट्स आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनम 57 एलिमेंट इनका सबसे पहला एलिमेंट, हालांकि लेंथेनम इज नॉट ए एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, तो इसीलिए इसको इनके साथ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम इसको साथ में पढ़ते हैं, पर लेंथेनम डी ब्लॉक का मेंबर है। ऐसे एक्टिनॉइड्स का, पर इनकी जो सीरीज के नाम है इनके फर्स्ट एलिमेंट के नाम थे लेंथेनम और एक्टिनियम के नाम से। तो यह आपकी पीरियोडिक टेबल की जनरल अरेंजमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं क्या करूं, अभी आपको सब कुछ बता दिया मैंने। तो एक सुपरफिशियल नज़र डालते हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है। इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 2, ग्रुप 2 ये 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स और ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, NS1 होता है अल्कली मेटल्स का और NS2 होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कली मेटल्स चूंकि इसमें आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये +1 वाली कैटायन बनाती है, जैसे लिथियम। देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, पावर कट हो गया है, पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जैसे लाइट आएगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल, तो मैंने बोला था आपको, अभी बोल रहा था मैं, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब में NS1 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। फर्स्ट ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है, इसलिए ये सिर्फ Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव इस तरह की यूनिवैलेंट आयन ही बनाते हैं, +1 वाली कैटायन। जबकि जो अल्कली अर्थ मेटल्स है वो Be पॉजिटिव, क्योंकि उनका उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है NS2, तो Be पॉजिटिव, Mg++, Ca++, इस तरह की डाइवेलेंट कैटायन बनाते हैं, बिकॉज दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली। इसके बाद ये टिपिकल मेटल्स हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। ये बहुत टिपिकल मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज, क्योंकि मालूम है एटम का शील्डिंग, आपको मालूम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेफ्ट टू राइट मूव होने पर तो एटम छोटा होता जाता है। तो याद रखिए, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो एटम छोटा होता जाता है, इसलिए ये एटम बहुत छोटे हैं और ये एटम बहुत बड़े हैं, और बहुत बड़े होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं दैट मीन्स दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और दिस इज द कैरेक्टर फॉर विच द मेटल इज नोन। मतलब मेटल इसीलिए है बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि मेटल डक्टाइल होती है, सोनरस होती है, मेलिएबल होती है, ये होती है, वो होती है, पर मेटल जो होती है वो आपने नहीं पढ़ा, वो है मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। हर मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। आगे मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप। जैसे अपन इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर और एक्टिविटी बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम, आपको मालूम है सोडियम को आपने पढ़ा होगा, वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन और लिक्विड पैराफिन। इसी तरह से लिथियम पोटेशियम, इनको लिथियम और सोडियम को, पोटेशियम को इनको केरोसिन में रखना पड़ता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैच फायर। सीजियम तो इतना रिएक्टिव है कि आप उनको बाहर रख ही नहीं सकते, सीजियम को तो ग्लास के एम्प्यूल में रखना पड़ता है। जैसे आप जिस तरह से आप इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन रखते हैं, वैसे ही सीजियम को भी एक सील्ड ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है, और आपको जब यूज़ करना है तो उस ग्लास कंटेनर का कैप भी नहीं होता, आपको ग्लास को फोड़ना ही पड़ता है, तोड़ना ही पड़ता है ग्लास को। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर। हाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये कभी भी नेचर में प्योर नहीं मिलते।
कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दें तो बाकी सारे कंपाउंड क्या है, आयोनिक है। क्योंकि ये बहुत छोटे हैं इसलिए क्या होते हैं, इनके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। आगे आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये रहे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। इसमें बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजेंस और इनर्ट गैसेस आती हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Np1 to 6 है। तो इनमें नोबल गैसेस भी हैं, मैंने जैसा आपको बोला बोरॉन फैमिली। अब देखिए बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है Np1, NS2Np1, NS2Np2, NS2Np3, NS2Np4, NS2Np5 और NS2Np6। इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है हेलोजन तक, सॉरी इस तक इनर्ट गैसेस तक। और ये बहुत ज़्यादा आपको मालूम है, हेलोजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड, मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज हेलोजन। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि साइज यहाँ पर जाने पर साइज बहुत छोटी होती जा रही है, और साइज छोटी होती जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। आगे आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2। जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप आपका 12 तक, जो सॉरी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो होंगे ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये टिपिकल मेटल्स हैं सारे के सारे। दे आर ऑल मेटल्स मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस। बहुत सारी कलर्ड, जो आप जनरली कलर्ड मेटालिक कलर देखते हैं वो दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। अनलाइक जैसे लिथियम सिर्फ +1 ही दिखाता है इस ग्रुप के मेंबर सिर्फ +2 ही दिखाते हैं। इस ग्रुप के मेंबर +2 दिखा सकते हैं, +3 दिखा सकते हैं, +4 दिखा सकते हैं, +5 दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। They are all metals, they are mostly form colored ions, exhibit variable valencies and they are paramagnetism oftenly। paramagnetism मतलब paramagnetism, they are strongly attracted in magnetic field। magnetic field में ये attract होते हैं, that's why this is called paramagnetism दिखाते हैं। अगला जो है आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और ट्रांजिशन का बोला है कि दिस एलिमेंट बिहेव्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो टू रोज ऑफ द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड inner transition element। inner transition because we are transiting inside the transition element, that's why these are called inner transition elements। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट। जो अपने पीरियड टेबल में जितने मेटल्स हैं वो हर पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का 78% पार्ट कवर करती हैं। ये आपको मालूम है कि कौन कौन सी है। ये मेटल जनरली यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। सिर्फ एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम का। गैलियम और सीजियम भी बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल, मतलब गैलियम के आप एक स्पून को अगर गर्म पानी में डालेंगे तो वो स्पून बेंड हो जाएगी, या हो सकता है स्पून पिघल के अंदर पानी में रह जाए, लाइक मरकरी। तो मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। वैसे ही गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 25 डिग्री 30 डिग्री है। तो 25-30 डिग्री के पानी में जब आप उसको स्टिर करेंगे उस गैलियम की स्पून से, तो गैलियम नीचे ही रह जाएगा। वैसे ही जो होता है वो सीजियम का भी होता है। सीजियम भी बहुत लो मेल्टिंग मेटल है। और सारी की सारी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, हीट की भी गुड कंडक्टर है, मेलिएबल है, डक्टाइल है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में सिचुएटेड है, जबकि नॉन मेटल्स लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, वो भी टॉप साइड में। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं सब, दीज आर दी नॉन मेटल्स। आप जो इसमें देख रहे हैं पर्पल कलर में, दीज आर दी मेटलॉइड्स। और यहाँ पर फिर ब्लू कलर में ये मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है।
ये सब मेटल्स है। मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी कहते हैं। अब आगे आते हैं अपन पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो अपन एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेंड होते हैं। तो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी एक एटम की न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस को अपन एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। पर किसी एटम की एटॉमिक रेडियस आसान नहीं है निकालना, क्योंकि वो जो नेचर में एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं उनकी तो आप निकाल सकते हैं एटॉमिक रेडियस, लेकिन अगर एटम के फॉर्म में नहीं मिलते हो, किसी न किसी कंपाउंड या आयन के फॉर्म में मिलते हैं, तो फिर उनकी एटॉमिक रेडियस निकालना मुश्किल है। तो जब किसी कंपाउंड के साथ वो मिलता है तो उसको अपन कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो। ये अपन देखेंगे कि कोवेलेंट रेडियस होती क्या है आगे बॉन्डिंग में जब आएगा। तो आप अभी इस पर ध्यान ना देगा, अगर कोई सी भी बात रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये सब रेडियस में से एक ही रेडियस अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो जब मैं आपको अभी भी बोल चुका हूँ, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो जब आप लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज है, उसकी वैल्यू घटती जाती है बिकॉज ऑफ द शील्डिंग। उसकी वैल्यू घटती जाती है तो एटम क्या होता जाता है? बड़ा। और आप सिंपली आप जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ाते जा रहे हैं, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s, 3 नंबर है। लिथियम का नंबर 3 है, 1s2 2s1, जबकि सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर इसका 2s1 था, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ती जा रही है, और साइज बढ़ती जा रही है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले न्यूक्लियस का फोर्स घटता जा रहा है, और घटता जा रहा है तो फिर उसकी साइज में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में इंक्रीमेंट नहीं होता। आप सिर्फ सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन पुट किए जाते हैं विथ इन एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन वी आर पुटिंग इन न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी रखते हैं, तो खिंचाव बढ़ता जाता है तो एटम छोटा होता जाता है। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए पीरियड ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस का यही पैटर्न है कि आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो घटेगी, और टॉप टू बॉटम जब जाएंगे पीरियड टेबल में तो बढ़ेगी। इसके लिए आप पैटर्न भी देख सकते हैं, आपको टेबल दी है बुक में, टेबल पे आप गौर कर सकते हैं। आगे आते हैं आयोनिक रेडियस। तो आयोनिक रेडियस इन्होंने दी है। आयोनिक रेडियस भी वही है। आयोनिक रेडियस मतलब रेडियस ऑफ एन आयन, वेदर इट इज केटायन और एनायन। मतलब एक आयन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके वो उसकी आयोनिक रेडियस होगी। और कुछ चीज़ें इन्होंने दी है। अच्छा, एक केटायन एनायन सेम, जैसे ये फ्लोरीन है। मान लो अगर फ्लोरीन पॉजिटिव वाला एलिमेंट होता और फ्लोरीन नेगेटिव वाला एलिमेंट होता, तो इन एटम्स की एटॉमिक रेडाई का क्या पैटर्न होता? तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वैसे ही उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसलिए एटम बड़ा हो जाएगा। और अगर किसी ने लूज कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन को रखने, अब जो इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट डिस्टेंट था वो जा चुका है, इसलिए एटम की रेडियस क्या होगी? छोटी। तो केटायंस जनरली सेम एटम की केटायन सेम एटम की एनायन से छोटी होगी। ये जनरल ट्रेंड है, ऐसा होता नहीं है कि कोई एटम केटायन और एनायन बना है, बहुत रेयर केसेस ऐसे। पर फॉर एग्जांपल ये कि अगर कोई एटम एनायन भी बना रहा है और केटायन भी बना रहा है और उसमें न्यूट्रल एटम से उसका वो देखा जाए, तो आपका आयनिक रेडाई का या एटॉमिक रेडाई का या उनकी रेडियस का पैटर्न ये रहेगा। तो एक एनायन हमेशा बड़ी होती है केटायन से, याद रखें। फिर आगे आती है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज। तो दोज स्पीसीज विच हैव सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज। जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन या सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये सब आइसोइलेक्ट्रिक हैं। ऑक्सीजन में 10, O2 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 11 थे तो 1 दे चुका है 10, मैग्नीशियम में 12 थे 1 दे चुका है 10। तो ये सारी की सारी आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज है। तो इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटॉमिक रेडाई इनकी डिफरेंट होगी क्योंकि इनके न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है। तो जिसमें जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतनी ही उसकी रेडियस क्या होगी? छोटी। तो इसमें मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा, फिर सोडियम उससे बड़ा, फिर फ्लोरीन उससे बड़ा और ऑक्सीजन सबसे बड़ा। तो एक पैटर्न है, मतलब अगर अपन देखें O2 नेगेटिव
F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, बड़े, मैं उल्टा बोल दिया शायद, सबसे छोटा होगा मैग्नीशियम, फिर उससे बड़ा होगा सोडियम, उससे बड़ा होगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन होगा सबसे बड़ा। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि इलेक्ट्रॉन आप किससे निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं किसी एटम से नहीं, अपन निकाल रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है? तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ऑक्सीजन जो नेचर में मिलता है वो O2 के फॉर्म में मिलता है। तो आप O2 से डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते कि जितना भी O2 से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले O2 को अपन ब्रेक करेंगे, O2 के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा O। अब ये गैसियस स्टेट में है तो ठीक, अदरवाइज नहीं है तो इसको गैसियस स्टेट में लाएंगे एनर्जी देके। अगर मान लो गैसियस स्टेट में, तो अब इससे बॉन्ड तोड़ने के बाद जो एनर्जी का खर्चा होता है वही इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जैसे मेटल है, आयरन है, तो आयरन तो कोई गैसियस स्टेट में होता नहीं है, आयरन गैसियस सॉलिड स्टेट में होता है। तो पहले आयरन को इतना हीट करेंगे कि आयरन सॉलिड से पहुंच जाए लिक्विड और लिक्विड से पहुंच जाए वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। अब जो एनर्जी की जरूरत लगेगी जब ये वेपर फॉर्म में बढ़ जाएगा, तब आयरन से आयरन पॉजिटिव बनने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको अपन बोलेंगे IE, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ध्यान रखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल कोई X नाम का गैसियस एटम है, इस X नाम के गैसियस एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आप इससे दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब IE2 से एक्सप्रेस करते हैं इसको। तो एक ही एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तब जो एनर्जी की जरूरत पड़ी, आपको ग्राउंड स्टेट से निकाला तब जो एनर्जी की जरूरत पड़ी वो थी आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आपने सेकंड टाइम फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला तब जो एनर्जी की तब आपको जरूरत पड़ी वो है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हमेशा याद रखें, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा हमेशा होगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आप एक ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए जब भी आपको पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पैटर्न अपन देखें, रेडियस का पैटर्न अपन देखा, टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इफेक्ट ये होगा क्योंकि जितना ज़्यादा एटम बड़ा होगा, सपोज कीजिए ये एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और एक एटम ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत डिस्टेंट सिचुएटेड है न्यूक्लियस से, जबकि ये बहुत पास में है। तो इस छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, जबकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि ये बड़ा एटम, इसलिए आपको इसमें कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा एटम का साइज बड़ा होता जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक वैसे ही जितना छोटा होगा एटम का साइज, उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। चूंकि अपन जानते हैं लेफ्ट टू राइट मूव, व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो एटम की साइज छोटी होती जाती है। तो छोटी होने के कारण आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ के मिलती है। और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, चाहे इस ग्रुप में, चाहे इस ग्रुप में, चाहे इस ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में चलेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ती है और इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती है और टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। आगे आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EG। Electron gain enthalpy when an isolated gaseous atom accepts electron and then the energy released or absorbed is called electron gain enthalpy। देखिए क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस में आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ता है, तब जाके एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है, तो कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उस टाइम ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकला एटम से निकाला जाएगा तो एनर्जी का खर्चा होगा। लेकिन अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। तो उल्टा है, मतलब उस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा, इस केस में आपको एनर्जी रिलीज की जाएगी, आपको दी जाएगी एनर्जी, आपको मिलेगी एनर्जी। तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वहाँ एनर्जी खर्च होती है, जबकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। पर हमेशा नेगेटिव है जरूरी नहीं, कभी कभी आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, तब जाके कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है।
तो इसलिए अपन ने बोला कि द व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। तो एब्जॉर्ब है तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की पॉजिटिव हो जाएगी, और रिलीज्ड है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वो एनर्जी चेंज जब कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एक एनायन बनाता है, तब जो चेंज एनर्जी का चेंज होगा वो कहलाएगा आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नो डाउट, जितना छोटा एटम होगा उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन की ओर। बड़े एटम में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना खींच कर नहीं रख पाता या खींच नहीं पाता, इसलिए बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है, जबकि छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है। ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं अपन, मोर नेगेटिव, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मतलब कम, क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव का इंडिकेशन सिर्फ रिलीज और एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं। तो चूंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम की साइज छोटी होती जाती है, साइज छोटी होती जाती है मतलब दे हैव मोर टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसलिए व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, मतलब ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब फिर एनर्जी कम निकलती है, उनको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी आप ज़्यादा डिटेल में टेक्स्ट बुक से पढ़ें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगला पोर्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।